अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं तो एक रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 27% ट्यूबरक्लोसिस के केसेस इंडिया से जाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसी टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शारदा हॉस्पिटल से। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय हाय, आई एम फाइन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जैसे कि आज का टॉपिक ही है कि हम ट्यूबरक्लोसिस को इन एंड आउट सब कुछ उसका समझेंगे, तो मैं स्टार्ट ही बहुत बेसिक क्वेश्चन से कर रही हूँ कि टीबी आखिर में बीमारी क्या है, जो आम भाषा को आम जनता को आम भाषा में आप समझाइए। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि ये ट्यूबरक्लोसिस से हम हजारों साल से जूझ रहे हैं। ये लाइक कोविड या इबोला वायरस की तरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो पिछले 1 या 2 दशक में इवॉल्व हुई हो। एंशियंटली, बहुत पहले ये माना जाता था कि ये एक आनुवंशिक बीमारी है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। दूसरा रीज़न ये भी था कि परिवार में एक किसी सदस्य को हो गई तो क्योंकि इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है तो सभी को हो जाती थी और बहुत सारे उनमें से मतलब मर जाते थे। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क आया इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री में, दैट वाज 1882। तब एक रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक 24 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस में अपने काम का खुलासा किया कि नहीं, उन्होंने ये प्रूव किया कि एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम नहीं है, बट कि ये तो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है। और उस बैक्टीरिया का नाम दिया उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो एक तो ये बात क्लियर हुई 1882 में कि भाई ये आनुवंशिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कि बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद की भी एक लंबी कहानी है। उस समय हम ये तो जान पाए कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय हमारे पास में कोई दवाइयाँ तो होती नहीं थी ना। तो सैनिटोरियम एक कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी उसका ये था कि मेडिसिन तो नहीं है, एक जनरल आबादी के बाहर कुछ एरिया बना दिए जाते थे, कुछ शेल्टर, और कॉन्सेप्ट ये था कि अच्छी हवा मिलेगी, ओपन एयर, गुड सनलाइट और गुड फूड, तो शायद वो कुछ हेल्प करेगी। बट कुछ खास तो नहीं हुआ। उसके बाद में फिर कहानी चलती रही। कुछ टीबी की दवाइयाँ जो 1940s, 15 और 60s में आई, तो काफ़ी हद तक फिर ये ठीक हुआ। तो ये बात तो क्लियर है कि ये एक टीबी से होने वाली बीमारी है और ये कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम नहीं है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। सर, लेकिन जैसे बहुत से लोग घबराते हैं टीबी का नाम सुनकर के, लोग इसे कहीं पहले के ज़माने में भी था और अभी भी कहीं ना कहीं है। वैसे तो बहुत सारी अवेयरनेस हो चुकी है इस बात पर कि ये छूने से नहीं फैलता, बट बहुत से ऐसे लोगों को डर लगता है कि कहीं एक साथ खाना खा लिया या कहीं छू दिया तो ऐसे तो नहीं फैलेगी। तो इस बीमारी का इन्फेक्शन फैलता कैसे है? अच्छा, देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसको मूलतः उसको प्रभावित करती है जी। और जो इसका ट्रांसमिशन का एक मेन जो रास्ता है वो जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको टीबी है वो खांसता है या छींकता है तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया और उसके सराउंडेड एक वेपर, एक माइल्ड लेयर ऑफ थिन लेयर है ऑफ फ्लूइड लाइक वेपर लाइक। अच्छा, जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनकी सेटल डाउन होने की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लाइक मतलब 1 फीट इन 2 आवर और 1 आवर। तो इफ आई एक्सेल एट दिस लेवल तो इट टेक्स सेवरल आवर टू सेटल डाउन। उस एनवायरनमेंट के अंदर में जब कोई हेल्दी इंडिविजुअल सांस लेता है तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू उसके सांस के रास्तों में चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके फिर वो मल्टीप्लिकेशन और वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे भी कुछ होते हैं, बहुत कॉमन नहीं है, जो ट्रांसमिशन के मीन्स हैं, लाइक कई बार कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल को छूने से, ठीक है, वो इस तरह की। और जो हम इंटेस्टाइन की ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं कि भाई इन्फेक्टेड मिल्क पीने से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो कॉमन एक ट्रांसमिशन का मीन है वो यही है कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, वो छींकता है या कई बार लाउडली बात भी करता है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाते हैं और जब एक हेल्दी इंडिविजुअल उसी एनवायरनमेंट में सांस लेता है तो वो उसकी बॉडी में चले जाता है। तो हाँ,
तो ठीक है, देखो थोड़ा प्रिकॉशन के लिए तो मैं एडवाइस करता हूँ, मतलब छूत की बीमारी छूने से नहीं होती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि पेशेंट के जो फैमिली मेंबर हैं उनको, जिसको हम कफ एडिकेट बोलते हैं, वो मास्क पहने। स्पेशली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 1 महीने का पीरियड थोड़ा क्रूशियल होता है, तो उससे बचने के लिए उसके फैमिली मेंबर भी मास्क लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो पेशेंट है अगर उसको मास्क लगाएंगे, वो प्रिकॉशन लेगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसको फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, ये सब एक बहुत ज़रूरी करना चाहिए। हाँ, मतलब इनिशियल स्टेज में एक बार प्रॉब्लम डायग्नोस होगी तो हम ये बोलते हैं कि अराउंड 80% केसेस में 3 वीक्स के अंदर में पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी बीमारी को स्प्रेड करने की वो लगभग खत्म हो जाती है। तो जो शुरू के 3 और 4 वीक हैं वो थोड़े ज़्यादा क्रूशियल, तो क्या हम उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल है? क्योंकि बहुत लोग ये भी डरते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है शायद। नहीं, देखिए डेफिनेटली ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। दूसरा एक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ट्रीटेबल है। प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि जैसे दूसरी प्रॉब्लम जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम होती है, जैसे निमोनिया हुआ या कोई जीआई इन्फेक्शन हुआ, जिसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं कि आप 1 वीक ले लीजिए और वो आप ठीक हो जाओगे। टीबी के केस में ऐसा नहीं है। टीबी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, लाइक 6 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा। अब प्रॉब्लम ये होती है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया, और वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है। प्रॉब्लम तब आती है और उसके कुछ दिनों बाद वो फिर से सिम्टम्स के साथ में हमारे पास आता है। अब इस बार उसको ट्रीट करना थोड़ा पहले के कंपैरिजन में मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम अक्सर ये आती है ट्रीटमेंट छोड़ने की वजह से। आप कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते हो तो हम बोलते हैं कि ठीक है, 95-97% केसेस में आपको फिर कभी नहीं होगी। 2 to 5% का रिस्क बना रहता है कि देयर में बी द रिकरेंस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है। तो यानी कि कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ट्यूबरक्लोसिस का। अच्छा, क्योंकि अभी आप ये बता रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से इस बीमारी का जुड़ाव है, और अभी हम लोग कोविड से भी गुजरे हैं, तो इसका क्या कोविड से कोई कनेक्शन है? अच्छा, देखिए, एक तो मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा कि इसका जुड़ाव रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। मैंने कहा कि मूलतः रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन, योर आईज, योर लैरिंक्स, लंग्स ऑब्वियसली, एंड एब्डोमेन, जेनिटल सिस्टम, किडनी, एवरीथिंग। लेकिन जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो लंग है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था इसी से जुड़ा हुआ, कोविड से था। तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, किसी बीमारी इन्फेक्शियस प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। 2 सिस्टम होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरी तरफ द ट्रीटमेंट। तो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल आल्सो। यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ हेयर्स होते हैं, दे फिल्टर्स दिस लेंट्स और द लार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद में जो नेजल म्यूकोसा होती है, नेजल कैविटी की, इट्स आल्सो प्ले सम रोल। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में भी सीलियास होते हैं जिनकी मूवमेंट लाइक दिस होती है, एंड दे ट्राई टू रिपेल आउट एनी फॉरेन पार्टिकल। जो भी बाहर से कुछ जाता है, ये सीलियरी मूवमेंट उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज्म फिर वो नीचे हमारे सांस के रास्तों तक, जो छोटे छोटे हमारा जो एक सिंगल विंड पाइप होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 into 4, इट्स डिवाइड्स अराउंड 22 to 26 टाइम, तब तक ये लास्ट यूनिट तक पहुंचता है। तो अब होता क्या है कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद में कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ी वीक हुई है। तो हाँ, थोड़े से चांसेस रहते हैं प्रिकॉशन लेने की, जो ज़रूरत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जी, क्योंकि अभी आपने ऐसा बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन गया है लोगों का आफ्टर कोविड। तो एक ये भी मिथ है या फैक्ट है, इसे प्लीज आप क्लियर कीजिएगा कि जब बहुत लंबे समय तक खांसी आती है जिसको, क्या उसको टीबी के सिम्टम्स में माना जाएगा? और टीबी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी एक बार प्लीज बताइएगा। देखो, वैसे तो जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग इन्वॉल्व हुआ।
हम यहाँ मूलतः हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे जिसमें लंग्स प्रभावित होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में वही होता है। तो सिम्टम्स यूजुअली हम बोलते हैं कि कफ, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो यू शुड थिंक दैट दिस कैन बी द ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा बोलते हैं कि हल्का हल्का बुखार आना, लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज जो शाम को थोड़ा सा बढ़ जाता है, पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देता है। मोस्ट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि भूख कम लगने लगी, और भूख कम लगने के बाद में उसका वेट भी कम होना शुरू हो गया। बहुत कुछ पेशेंट बोलते हैं कि रात में वो पसीना बहता था, सभी पेशेंट नहीं, और उसके बाद कभी कभी ब्लड आना खांसी के साथ। तो अब मैंने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स से एक ही पेशेंट में हो। कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जी मेरा वजन कम हो गया डॉक्टर साहब, पिछले 2 महीने में मेरा 10 kg वजन हो गया, ना उसको खांसी है ना बुखार है ना। कई बार पेशेंट आते हैं जी बस हल्का हल्का बुखार आ रहा है, कई बार आते हैं कि खांसी हो रही है, कई बार आते हैं कि 3-4 सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर ये सिम्टम्स का नंबर ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के, क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स दूसरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो मोर द नंबर ऑफ सिम्टम्स विच आर सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मोर द चांसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जिनके घरों में ऑलरेडी टीबी के पेशेंट्स हैं, आपने जैसे बताया कि मास्क पहन के रखें, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करें, बट अगर मैं डाइट पे आऊँ तो आप क्या हेल्दी डाइट उनको लेना चाहिए, आप उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? देखो, एक चीज़ को हम हमें हमेशा प्रमोट करते हैं कि एक तो मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए यू बेसिकली योगा, मेडिटेशन, यू कैन डू एवरीथिंग, और हम सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, हम सभी को अडॉप्ट करना चाहिए, वो पार्ट है ना। फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, जितनी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर टीबी के पेशेंट को भी अगर ब्लड नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं मूवमेंट रखिए, आप बिल्कुल बेड रिडन मत होइए ना, प्रिकॉशन के साथ में। बात आती है डाइट की, हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस डाइट की। अब बैलेंस डाइट का यहाँ मतलब क्या होता है कि यूजुअली आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो फूड हैबिट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आलू चावल, आलू गोभी, आलू बैंगन, इस तरह की डिशेज ज़्यादा होती है ना। जबकि हमारी बॉडी को एक डेफिनेट प्रोपोर्शनेट में प्रोटीन की ज़रूरत होती है और फैट की भी ज़रूरत होती है। तो एक तो ये है कि प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये तो नॉर्मली भी होना चाहिए कि आजकल की जो एक हम लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, जो फूड हैबिट देख रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमें प्रोटीन की अमाउंट को इंक्रीज होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस के स्पेशली केसेस में हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट, कि प्रोटीन ज़्यादा लिया जाना चाहिए। हम उसको एडवाइस भी करते हैं कि जो जितने भी दालें हैं, उसके बाद राजमा, हम बोलते हैं कि भाई राजमा, छोले, इस तरह का एक दिन मतलब एक इस तरह की डिशेज ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी तरफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, या फिर वो अंडा, मीट, मछली कुछ खाता है, तो ये सब हम एडवाइस करते हैं कि उसको आप ज़्यादा अमाउंट में लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का जब हीलिंग फेज होता है तो ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है बॉडी को। और साथ में हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा बैलेंस डाइट अभी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, जैसे कि जिंक, कॉपर, सेलेनियम, इस तरह की चीज़ें, और साथ साथ विटामिन्स। और विटामिन्स के लिए हम बोलते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये सब लिया जाना चाहिए। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया है, पूरी ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों को बता दी। अच्छा डॉक्टर, हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात कर लिया, अब ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। तो आप इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे अगर जब पता लगता है तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, प्लीज एक बार वो एक्सप्लेन करें। देखिए, अभी जो नया प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हमें इनिशियल स्टेज में हमें कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कई बार सेंटर से कुछ पेरिफेरी से हमारे पास लोग आते हैं कि भाई मुझे खांसी थी लंबी, डॉक्टर साहब ने एक्सरे भी नहीं कराया, टीबी की दवाई चला दी, या एक्सरे कराया और उनको डाउट लगा, टीबी की दवाई चला दी। हम बोलते हैं कि अगर एक्सरे में पैच आ रहे हैं, उनको सस्पिशन है कि ये टीबी हो सकती है, तो उसको स्पुटम की जांच करें। स्पुटम नहीं भी निकलता
तो हम उसको कुछ मेडिसिन दे के निकालने की कोशिश करते हैं। और हम तो लोग तो टर्सरी केयर सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो अगर ये भी फेल हो जाता है हमारा सेकंड ऑप्शन, तो हम ब्रोंकोस्कोपी से, दूरबीन से उस पर्टिकुलर पार्ट से धुल के निकालते हैं और उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। कंफर्म करने के 2 फायदे होते हैं। कई बार प्रॉब्लम लगती है कि ये टीबी है और वो टीबी नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 कि आजकल आपने सुना होगा MDR ट्यूबरक्लोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, मीन्स जो मेन फर्स्ट 4 मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव होती है। उसका भी हमें इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है, तो हम उसके लिए वेट नहीं करते कि 4 महीने के बाद हमें पता चलेगा। जब पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक डैमेज ज़्यादा हो चुका होगा किसी भी ऑर्गन का। तो एक तो ये है कि जब हमने कंफर्म कर लिया कि भाई ये टीबी ही है और ये सिंपल टीबी है, MDR टीबी नहीं, अगर MDR है तो MDR का ट्रीटमेंट देते हैं ना। उसी तरह से अगर दूसरे अंग प्रभावित होते हैं तो वहाँ से भी हम सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, पेट का पानी निकालते हैं, उसमें टेस्ट कराते हैं। अगर हमें ब्रेन की टीबी का सस्पिशन होता है तो हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसमें टेस्ट करते हैं। अगर फेफड़ों के बाहर पानी होता है तो उसको निकाल के टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो यूरिनोजेनिटल होता है तो वहाँ से भी हम कुछ पीसीस लेके और उसमें टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं और फिर वो पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अगर सिंपल टीबी है तो यूजुअली 4 ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथेम्बिटोल एंड पायराजिनामाइड। और अगर वो बिगड़े टीबी या MDR टीबी होती है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है, थोड़ा साइड इफेक्ट भी उसके ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें ट्यूबरक्लोसिस में आपकी जो अभी तक जितनी भी स्टडी रही है उस हिसाब से डेथ केसेस के कितने डेथ केसेस होते हैं? क्या ज़्यादा डेथ्स होते हैं या फिर ट्रीटमेंट, जैसे आपने बोला कि क्योरेबल है बट हाँ 5% 2% कुछ चांसेस होते हैं जो वो रिवर्स कर सकता है? जी रिवर्स कर सकते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ये हमारा नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1952 में और जिसको रिवाइज किया गया आफ्टर 30 ईयर 1992। और ये पाया गया कि जितने भी पेशेंट टीबी के थे उनमें से 30% केसेस ही ट्रीटमेंट पूरा करते थे। जी। तो उसके बाद में इसको पॉलिसी को चेंज किया गया और प्रोग्राम का नाम दिया गया रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, जिसके अंदर में एक मतलब जो एक नया पॉइंट ऐड किया गया वो ये था कि सुपरवाइज मेडिसिन, कि हाँ ये हेल्थ केयर वर्कर के सामने वो मेडिसिन लेगा और जो घर खा के आएगा उसके खाली वो स्टेप्स दिखाएगा। तो तब से ये वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तब से डिफॉल्टर्स कम हुए, लोगों ने ट्रीटमेंट पूरा किया, तो पहले के रिलेटिवली डेथ रेट कम हुआ। और अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है, वी आर टॉकिंग टू एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस। तो अभी देख रहे हैं कि डेथ रेट थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम दिल्ली NCR के एक टर्सरी केयर सेंटर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितना वो ग्लोबली देखते हैं कि MDR, उसके रिलेटिवली MDR हमें अपने सेंटर के आसपास कम देखने को मिलता है और डेथ भी बहुत रेयरली 1% हार्डली। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा सवाल ये रहेगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है क्या उनके बच्चे को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है? क्या उसका कोई असर पड़ेगा? अच्छा देखिए, ऐसा है, एक तो मैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है क्या उनको ट्रीटमेंट देना सेफ है या नहीं है। एक तो ये ना, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, लोग अक्सर पूछते हैं ना। तो एक तो ये है कि जो टीबी की फर्स्ट लाइन की मेडिसिन है, जो हम बोलते हैं बिगड़ी हुई टीबी नहीं है, तो वो बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं और पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट ले सकता है। जो बिगड़ी हुई टीबी है उसको भी हम मॉडिफाई करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज ओवरव्यू दिया लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। एंड आई होप ये लाइव सेशन हमारी ऑडियंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए ओनली माई हेल्थ को फॉलो करें। नमस्कार।